गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास की जो सिविक्स की बुक है लोकतांत्रिक राजनीति, उसका फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी। नाम से क्लियर है, सत्ता मीन्स सरकार की बात करेंगे, साझेदारी सरकार में हिस्सेदारी या देश को चलाने में जो सत्ता होती है आगे होती है उसमें साझेदारी की बात करेंगे। इस चैप्टर में दो देशों की घटनाओं के माध्यम से समझाया गया है कि सत्ता में साझेदारी का क्या बेनिफिट्स हैं और क्या हानि है। बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का लगभग आधा राज्य हरियाणा राज्य से भी छोटा है। इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से लगती हैं। इसकी आबादी, ये क्वेश्चन है यहाँ से क्या कि बेल्जियम की सीमाएं किन किन देशों से लगती हैं। 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है और यानी हरियाणा की आबादी से आधी करीब आधी। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग बिलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। जबकि राजधानी की बात करें, वैसे तो पूरे देश में फ्लेमिश लोग ज़्यादा हैं जो डच बोलते हैं, फ्रेंच लोग 40% है जो बेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं। जबकि राजधानी की बात करें ब्रुसेल्स, इसमें 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास के और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराज़गी थी। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा। इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रुसेल्स में दिखा। यह एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से अपेक्षाकृत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के हिसाब से कमज़ोर और अल्पमत थे। आइए स्थिति की तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिण तट की कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ यानी कि हरियाणा के बराबर है। दक्षिणी एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में कई जातीय समूह के लोग रहते हैं। इसमें सबसे प्रमुख जातीय जो समूह है जिसकी आबादी जनसंख्या 74% है, सिंहली हैं। फिर तमिलों का नंबर आता है जिनकी फीसदी 18% है। तमिलों के भी 2 समूह हैं, श्रीलंकाई मूल के तमिल और भारतीय मूल हिंदुस्तानी तमिल। शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान मौजूद श्रीलंका के नक्शे पर गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में आबाद हैं। अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों के कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान। श्रीलंका की आबादी के ईसाई लोगों का हिस्सा 7% है और वे सिंहली और तमिल दोनों भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यावाद। अब ज़रा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी बड़ी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोप सकते हैं। इनसे उनके बीच लड़ाई और बढ़ सकती है। संभव था इससे देश बढ़ जाता और ब्रुसेल्स पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते। श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वे लोग मुल्क में अपनी मनमानी चला सकते थे। आइए अब देखें कि असल में दोनों देशों में क्या हुआ। श्रीलंका बहुसंख्यावाद। 1948 श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय के प्रभुत्व कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्या परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। 1956 में कानून बनाया गया जिसमें तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिंहली को प्राथमिकता देने की नीति चली। इस संविधान में यह प्रावधान भी दिया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। एक एक करके आइए इन सरकारी फैसलों और श्रीलंकाई तमिल की नाराज़गी और शासन को लेकर उनमें बेगानेपन का बढ़ाया होने लगा कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों के नेतृत्व वाली सारी राजनीतिक पार्टियाँ उनकी भाषा और संस्कृति को लेकर असंवेदनशील हैं और उन्हें लगा कि संविधान और सरकार की नीतियाँ उन्हें सम्मान, राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरी और फायदे के अन्य कामों में उन्हें साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम यह हुआ कि तमिल और सिंहली समुदायों के संबंध बिगड़ते चले गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने, क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर
संघर्ष किया, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके को स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम बनाने की मांग को लेकर अनेक क्रांतिक संगठन बने। श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में हजारों लोग मारे जा चुके। अनेक परिवार अपने मुल्क से भागकर शरणार्थी बन गए। इससे भी कई गुना ज़्यादा लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। हमारे क्षेत्र में देश में आर्थिक विकास और शिक्षा के स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा है, पर वहाँ के गृह युद्ध से मुल्क के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में काफ़ी परेशानियाँ पैदा हुई। 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम ने कैसा किया? बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका का अलग रास्ता अपनाने का फैसला लिया। उन्होंने क्षेत्रों में अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। 1970 से 93 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन किए, इस बात से लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानेपन का एहसास न हो, सभी को मिलजुल कर रहने के लिए एक व्यवस्था अपनाने का व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील थी और कोई और देश ऐसा नहीं कर पाया। बेल्जियम मॉडल की विशेष जानकारियों के बारे में दिया गया है। इसमें कुछ पहला, संविधान में इस बात को स्पष्ट प्रावधान केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत अपने पक्ष में हो और इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई है, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है। ब्रसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम कर रही है, यानी समुदाय सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों इस समुदाय सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार है। आपको बेल्जियम का मॉडल बहुत कुछ जटिल लग सकता है। निश्चित रूप से यह जटिल है। खुद बेल्जियम में रहने वालों के लिए भी यह व्यवस्था बेहद सफल रही। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया और गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया तो ब्रुसेल्स को उसका मुख्यालय चुना गया। बेल्जियम और श्रीलंका की इन कथाओं ने हमें यह शिक्षा मिलती है कि दोनों ही देश लोकतांत्रिक हैं, फिर भी सत्ता की साझेदारी के सवाल को दोनों ने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं ने लगा कि विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं को आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। इस एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए। श्रीलंका में ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदारी न बनाने का फैसला करता है तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन हो सकता है 5 नंबर के लिए स्टूडेंट्स। कहते हैं इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह की तरक दी जाए। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं। इसलिए सत्ता में हिस्से न देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, परंतु यह आगे चलकर अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए परेशानी नहीं पैदा करेगा, अक्सर बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन सकता है। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात ये कही जा सकती है और वह बात कहीं ज़्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत इनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था में जुड़ते हैं। इन 2 तर्कों में एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकारी परिणामों का जोड़ देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है। भाई खलील
के बारे में दिया गया, एक एग्जाम्पल दिया गया है आप किसके माता दूसरे धर्म से थे, पिता दूसरे धर्म से थे, इसका जन्म हुआ, फिर जो जिस देश में रह रहे थे वहाँ बंटवारा किया गया था कि इस धर्म के लोग राष्ट्रपति बनेंगे, इस धर्म के लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, इस धर्म के लोग ये बनेंगे। अब वो किस धर्म में शामिल रहा, ऐसा नहीं हो पाया वहाँ जो वो सोच रहा था, उसकी उलझन के बारे में बात की गई। सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है? राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में इन सब की बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। आइए लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए कुछ प्रचलित उदाहरण देखते हैं। शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। सत्ता का बंटवारा रहता है, इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का सीमित प्रयोग नहीं कर सकता, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं या संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा होगा कि हमारे देश में कार्यपालिका का सत्ता का उपयोग करती है। इसमें न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाती है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और हर प्रांत के लिए अलग अलग सरकार हो। जैसे हमारे देश में आज है, पूरे देश के लिए एक सरकार है, केंद्र जिसे कहते हैं, और प्रत्येक राज्य में भी सरकार चुने जाते हैं जहाँ प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए और मुख्यमंत्री हर स्टेट के लिए चुने जाते हैं। तीसरा पॉइंट, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह मसलन भाषी धार्मिक समूह के बीच भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण थी। कुछ देशों ने संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान किया कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायी और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी एक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था जिसमें विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए भी की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझने लगें। लोकतांत्रिक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधता को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में इस चर्चा करेंगे। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। ऐसी कुछ दिए गए बहुत सारी पार्टियां होती हैं, अलग अलग दल होते हैं। जो सरकार सत्ता में होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, उसके विरोधी दल उस पर देश को चलाने के लिए दबाव बनाते हैं, देश के लिए कानून बनाने के लिए दबाव बनाते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन आए हैं इस लेसन के पर। ये देखिए खलील की उलझन का जो एग्जाम्पल था हमने बीच में छोड़ दिया था को थोड़ा सा बताकर। बैरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे। उसके पिता ऑर्थोडॉक्स ईसाई थे और माँ सुन्नी मुसलमान थी। आधुनिक शहर के लिए यह कोई अनूठी बात नहीं थी। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बैरूत में बस जाते थे। वे साथ रहते थे, मेल जोल होता था और गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते थे। और खलील का एक चाचा ऐसी लड़ाई में मारा गया था। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे की कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट्स पंथ का और कैथोलिक ही होना चाहिए। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान के लिए तय कर दिया गया। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस से संरक्षण की मांग नहीं करेंगे और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हुए। जब ईसाई और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ
तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए और दोनों पक्षों में उसी समझौते पर आदर करते हुए आगे चल रहे थे। खलील कोई समझौते में बड़ी गड़बड़ी नजर आती थी। वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति लोकप्रिय व्यक्ति था, लेकिन मौजूदा व्यवस्था के रहते हुए सबसे बड़े ऊंचे पद पर नहीं जा सकता था। वह तो माँ के धर्म को मानता तो और न ही पिता के। असल में वह चाहता ही नहीं था कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता। उनका कहना था सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी दीजिए और जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिले राष्ट्रपति बन जाए, भले ही वह किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। लेकिन उसने जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा था, उनका कहना था कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति के लिए सबसे अच्छी गारंटी है। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई थी कि टीवी टावर के पास पहुंचा था, वहाँ वे रुक जाते हैं। बेताल ने जल्दी से कहानी ख़त्म की और अपना एक सवाल विक्रम से पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार मिल जाए तो आप पुरानी व्यवस्था चलाना चाहेंगे या नई व्यवस्था बदलना चाहेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन से हमें जानकारी मिलती है, इस ऑप्शन से, इस उदाहरण से हमें जानकारी होती है कि वहाँ जो खूनी संघर्ष चल रहा था उसको रोकने के लिए उन्होंने जो समझौता किया था वो उस समय के लिए बेस्ट था। लेकिन अगर आज की स्थिति को देखें तो उन लोगों के साथ वहाँ अन्याय हो रहा है। लेकिन आज की स्थिति उस समय नहीं थी जब उस स्थिति के तहत समझौता किया गया था, इसलिए वही व्यवस्था ठीक रही थी। ये था आपका लेसन सत्ता की साझेदारी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसमें बाद में आए हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस अभ्यास के क्वेश्चन हैं ये। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनसे प्रत्येक का एक उदाहरण भी देना है। इसमें भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और नैतिकता का भी जिक्र किया था। इस अध्याय में पढ़ने 3 छात्रों के अलग अलग निष्कर्ष निकाले। 3 छात्रों ने अलग, थमन, मथाई और ओसेफ ने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं इसके। ये था आपका क्वेश्चन, ये था आपका लेसन सत्ता की साझेदारी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का सिविक्स का ही कोई और लेसन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग इसे ध्यान से देखें, आपको ये लेसन समझ में आ जाएगा। इससे संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। धन्यवाद।